नमस्कार बच्चों। काफी सारे व्हाट्सएप पे काफी सारे बच्चों ने अलग अलग वर्ड पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मैं उन सारे वर्ड्स को पढ़ा देता हूं आपको। एक बच्चे ने पूछा हुआ है, सर कंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बेटा, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है सेना में अनिवार्य भर्ती। मतलब यह है कि अगर आपको सेना में जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो हम जबरन उठा के ले जाएंगे। कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है सेना में अनिवार्य भर्ती। एक देश है, उसमें दो तरीके से युद्ध हो सकता है। या तो वहां के अंदर के लोग, ठीक है, युद्ध करें, उसे गृह युद्ध बोलते हैं देश की सरकार के खिलाफ, या फिर बाहर के। तो युद्ध के समय या युद्ध की संभावना होने पे अगर एक्स्ट्रा सेना की जरूरत पड़ती है तो कई सारे देश कंस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। कंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो और कंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो। कई लोग कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेना में अनिवार्य भर्ती, जैसे मान लो शिवपुरी और ग्वालियर दो देश हैं, इनकी मान लो लड़ाई हो जाए। अब आप रात को 3 बजे सो रहे हो, सरकार फरमान जारी करे कि हर एक घर से एक एक आदमी को उठाया जाएगा, आर्मी में ट्रेनिंग दी जाएगी। शिवपुरी की सरकार फरमान जारी करे और उसे युद्ध में भेजा जाएगा। अब आप 3 बजे सो रहे हो, महसूस करो बेटा, क्या है ना, शिक्षा जो है ना, लर्निंग इट्स अबाउट फीलिंग, ठीक है। फील करो, रात में 3 बजे सो रहे हो, बढ़िया सपने देख रहे हो, सुबह जाएंगे, नहाएंगे, ये वो खाएंगे पिएंगे। वो आर्मी वाले आए, उन्होंने कहा चलो भाई युद्ध लड़ रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम युद्ध विद्ध नहीं लड़ते भैया, हम तो बाहर से मोरल जो है ना बढ़ाएंगे, मोरल बूस्ट करेंगे बाहर से। उन्होंने 2 लठ दिए आप में और कहा बेटा चलो। तो आपको जबरन ट्रेनिंग दी, आप रो रहे हो, गा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जबरन ट्रेनिंग देख के सिखा के ग्वालियर की सीमा पे खड़ा कर दिया। हाँ बेटा, ये बंदूक है, अब आक्रमण करो, तुम देशभक्त हो सच्चे। तो इसे बोलते हैं कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जबरन सेना में भर्ती, मैंडेटरी, जिसको मना नहीं कर सकते, या फिर फोर्सफुल, ठीक है, सर्विस इन आर्मी, ठीक है, या फिर मिलिट्री। कंस्क्रिप्शन आपको समझ आ गया ना। चलो, अगर और ज्यादा फीलिंग लेनी हो तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं। आप मेरे को 5-10 मिनट देना। वैसे तो कंस्क्रिप्शन वर्ड जो है ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा आया था। लेकिन एक और जगह है जहां से कंस्क्रिप्शन को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था, वो है वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध। अब ये वियतनाम युद्ध जो है ना, मैं से इसको 5-10 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक पेक्युलर युद्ध है। पेक्युलर का मतलब होता है बेटा बड़ा अजीबोगरीब, वैसा दुनिया में कभी दोबारा हुआ नहीं और शायद ना होगा। वियतनाम क्या है बेटा? जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है बेटा, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ओके। और यहां पे म्यांमार है, हमारे यहां पे क्या है? म्यांमार। म्यांमार के बाद यहां पे पड़ता है कंबोडिया। कंबोडिया के बाद यहां पड़ता है लाओस, जिसको लाओ लाओ भी बोलते हैं लोग और लाओस भी बोलते हैं कई लोग ऐसा है। और यहां पे पड़ता है बेटा वियतनाम, थोड़ा सा बड़ा है इनसे, ठीक है, वियतनाम, ठीक है बेटा, वियतनाम। अब देखो, देखते हैं वियतनाम जो है, इस पे 1860 से लेके 1941 तक, जैसे हमारे यहां पे बेटा अंग्रेजों का राज था ना, तो 1860 से लेके 1941 तक यहां पे फ्रांस का राज था। फ्रांस की कॉलोनीज थी, फ्रांस का राज चलता था। जैसे हम पे अंग्रेज शासक करते थे इंग्लैंड से, यहां पे फ्रांस शासन करते थे, ठीक है। तो यहां पे फ्रांस का शासन था। अब क्या हुआ बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो जापान क्या है? यहां पे है, ऊपर यहां पे जापान, ठीक है। तो जापान क्या करता है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों को बुला के बोलते थे इंडोज। और ये इंडो IND इंडिया वाला ही है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को इंडीज बोला जाता है। इंडीज क्यों? क्योंकि IND जो वर्ड है ना, ये इंदस से आया है। इंदस माने सिंधु नदी। तो वियतनाम जो है ना, वियतनाम को क्या है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों को मिला के इंडोज बोलते थे, और तीनों पे फ्रांस की कॉलोनियां थी। अब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में इन पे हमला करता है, इन पे हमला करता है। ये बात है 1941 के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, तो जापान 1941 में इनसे छीन लेता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, जापान का कब्जा हो जाता है। अगर आप यहां देखो तो यहां पे जापान की सेना वियतनाम के उत्तर पार्ट में लड़ रही थी चीन से, और दक्षिणी पार्ट की बात करो तो जापान की सेना यहां पे लड़ रही थी फ्रांस से, और अंग्रेजों का समर्थन था।
तो चीन और जापान की लड़ाई हो रही थी वियतनाम के उत्तरी पार्ट में, और फ्रांस और जापान की लड़ाई हो रही थी दक्षिणी पार्ट में। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब 1946 में क्या होता है, एटम बॉम्ब और ये सब, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका पटकता है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो अब बेटा जैसे जापान आत्मसमर्पण, ये थोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन मैंने आपको मैप पे देखने के लिए बनाया है, नहीं तो आप ऐसे नहीं करना इंडिया बराबर है, ठीक है, मैप पे देखने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाया, ये सब छोटा है। अब देखो बेटा, जापान अपने देश में भी आत्मसमर्पण करेगा, पूरी दुनिया में जहां जहां लड़ रहा होगा वहां आत्मसमर्पण करेगा, तो यहां पे भी करेगा। तो यहां पे जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो ये एरिया आ गया चीन के पास और ये एरिया आ गया फ्रांस के पास। तो वियतनाम दो पार्ट में बढ़ गया, फिर चीन और जापान, फ्रांस, चीन और फ्रांस। अब अगर आप इस पोर्शन की बात करो तो ये पूरा पोर्शन है चीन का, ये पूरा पोर्शन है चीन का। तो चीन ने क्या किया, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने जापान ने मतलब हथियार डाले, द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार मानी, तो चीन ने क्या किया, चीन चाइना भाग गया, चाइना चला गया, और यहां का जो शासन है, जो उत्तरी वियतनाम है, उसका शासन दे दिया उत्तरी वियतनाम के लोकल लोगों को कि अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम राज करो अपने हिसाब से। लेकिन फ्रांस ने चालाकी की, फ्रांस ने क्या किया, वहां के लोगों को सत्ता ना सौंप के, अब फ्रांस ने यह सोचा अब तो हमारे पास मौका है, अब हम इस पे दोबारा राज करेंगे और इसको भी इसमें मिला लेंगे, तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम को एक कर लेंगे। तो शुरू होता है इंडो चाइना वॉर 1, इंडो चाइना वॉर 1, इंडो चाइना वॉर 1। ठीक है, इंडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा रीजन इंडो है, इंडिया नहीं है लेकिन इंडो रीजन है। तो इंडो चाइना वॉर में फ्रांस क्या करता है कि पहले तो वियतनाम के लोगों से, यहां साउथ में तो लड़ता ही लड़ता है, साथ में नॉर्थ के लोग जो है ना, जब वो अटैक करते हैं पूरे वियतनाम को एक करने के लिए, फ्रांस को हराने के लिए, तो इंडो चाइना वॉर की शुरुआत होती है। इसमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि चीन के साइड के जो लोग थे, समर्थक थे नॉर्थ के, वो लोग अटैक कर देते हैं फ्रांस की सेना पे। फ्रांस पे डबल अटैक होता है। फ्रांस पहले तो ये सोच रहा था कि बेचारे गरीब लोग पहाड़ों में रहने वाले, ठीक है, ये लोग हमसे क्या लड़ेंगे, लेकिन होता है उल्टा। क्या होता है बेटा, होता यह है कि 1946 से 1954 तक जो फ्रांस की धुलाई करते हैं वियतनाम वाले, जो फ्रांस की धुलाई करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर करके। बेटा गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो कबीली लोग होते हैं, वो जब पेड़ों पे चढ़ के, ठीक है, झाड़ियों में छिप के कबीली रूप से आक्रमण करते हैं ना, उसे बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, जो शिवाजी करते थे। और क्योंकि ये लोग शिवाजी से इंस्पायर थे, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूं, तो शिवाजी के जैसा जो वॉरफेयर था ना, गुरिल्ला वॉरफेयर को, उसमें ये लोग एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने फ्रांस की जो धुलाई की, फ्रांस घुटनों पे आ गया 1954 तक। अब 1954 में क्या हुआ, 1954 में पीस टॉक होती है दोनों के बीच में, फ्रांस और वियतनाम के बीच में, और उसे बोलते हैं जेनेवा पीस टॉक, उसे बोलते हैं जेनेवा पीस टॉक, शांति वार्ता। ठीक है भैया, शांति वार्ता में यह बोला जाता है कि अब हम आपको सत्ता दे देंगे, लेकिन एक देश में अभी कुछ दिनों तक दो सिस्टम रहेंगे। कैसे, एक नॉर्थ का उत्तरी वियतनाम, एक साउथ वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम, एक साउथ वियतनाम, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम। क्यों, क्योंकि साउथ के वियतनाम के जो लोग थे वो चाहते थे, फ्रांस कॉलोनीज वहां पे ज्यादा थी, तो वो लोग ये चाहते थे, उन लोगों की आइडियोलॉजी थी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें फ्री स्पीच चाहिए। तो यहाँ के जो लोग थे बेसिकली वो प्रेफर करते थे किस चीज को, अंग्रेजों की आइडियोलॉजी को, अमेरिका की आइडियोलॉजी को। यहां के जो लोग थे वो रूस और चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो अब लेकिन दोनों के मन में इच्छा क्या थी कि नॉर्थ और साउथ मिलके एक वियतनाम बने। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि अब नॉर्थ और साउथ वियतनाम में लड़ाई शुरू हो जाती है। नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करता है चीन और रूस, ठीक है, और साउथ वियतनाम को सपोर्ट करता है अंग्रेज और अमेरिकन। तो 1954 में जेनेवा पीस टॉक में जब वियतनाम के दो टुकड़े करने की कोशिश करते हैं अमेरिका और पश्चिमी देश, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए, ठीक है, कि जो जीत गया वो अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करेगा, कम्युनिज्म या फिर डेमोक्रेसी। तो अब इसके बीच में लड़ाई होती है। इसमें क्या है, वो लड़ाई पूरी दुनिया में फेमस ऐसे हो जाती है कि रूस और अमेरिका दोनों वर्चुअली, एक्चुअल में नहीं, वर्चुअली लड़ना शुरू कर देते हैं
वियतनाम में। और जब वो वियतनाम में कैसे, रूस वाले और चीन वाले नॉर्थ कोरिया को आर्मी की सप्लाई दे रहे हैं, मिलिट्री वगैरह, हथियार वगैरह, और ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका वाले और अंग्रेज इन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। तो अब एक देश बन जाता है विश्व युद्ध टाइप, मतलब वर्चुअली विश्व युद्ध चल रहा है इधर पे। तो अब होता क्या है कि आगे जाके अमेरिका जो है ना, अमेरिका को ना थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि नॉर्थ वाले जो है ना वो ओवरटेक करने लगते हैं साउथ को। तो अमेरिका वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये हारने लगता है। ठीक है, उस टाइम पे जॉर्ज कैनेडी जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी सलाह देते हैं कि आप 2 लाख सैनिक उतार दो, लेकिन जॉर्ज कैनेडी मना कर देते हैं। जॉर्ज कैनेडी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जॉर्ज कैनेडी का क्या हो जाता है, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब 2 गधे, ASSINATION, 2 गधे स्पेलिंग याद करनी हो, INAT। असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक कारणों से हत्या। तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के जो वो थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या, अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या वियतनाम वॉर की वजह से हुई थी, ऐसा मानते हैं लोग, हुआ जो भी हो। अब जॉर्ज कैनेडी की हत्या होती है। तो अब यहां पे आते हैं लिंडन बी जोन्स दूसरे आते हैं। तो जो कैनेडी थे ना, उनका कहना था कि लड़ाई हो रही है ना, तो वैसे ही लड़ाई होने दो, कि नॉर्थ और साउथ के वियतनाम के लोग हैं वो लड़ते रहें, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। लेकिन लिंडन बी जोन्स ने क्या किया, उन्होंने कहा हम अब डायरेक्ट लड़ेंगे, अब हम वहां पे नॉर्थ का जो वियतनाम है उसको साफ करेंगे। ठीक है, वहां पे हम डेमोक्रेसी लाएंगे। तो इन्होंने आर्मी डिप्लॉय करना शुरू की, पहले 50,000, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख। और इस तरीके से इंडो चाइना वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है। इंडो चाइना वॉर फर्स्ट जो है ना वो फ्रांस के साथ होता है, लेकिन इंडो चाइना सेकेंड वॉर शुरू होता है, ठीक है, अमेरिका के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, अब अमेरिका अपनी ट्रूप्स को बढ़ाता है। 1960 के करीब 5 लाख अमेरिकी सैनिक यहां पे तैनात हो जाते हैं। अब क्योंकि वियतनाम वाले जो है ना, अमेरिका को ये लगता था कि ये हमारे क्या है, हम तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को हरा चुके, हमारे पास एटम बॉम्ब है, ये है वो है। अमेरिका कॉन्फिडेंस में उतर तो जाता है, लेकिन वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, ये जो है ना, ये लेविस्ड विद ग्रीनरी, यहाँ पे झाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पे जंगल बहुत हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, तो रास्ते बहुत कठिन हैं, प्रैक्टिकली लड़ना पॉसिबल नहीं है। तो जंगलों में लड़ने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है, गोरिल्लाओं की। ठीक है, जो गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं उनकी। तो अब होता क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, अमेरिका के लोगों की जो धुलाई करते हैं वियतनाम वाले, जो धुलाई करते हैं, मतलब स्थिति ये आ जाती है, ये लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर टनल बना लेते हैं, जमीन के अंदर लंबी लंबी सुरंगें बना लेते हैं। अब अमेरिकन सैनिकों को पता ही नहीं चलता कि हमला हो कहां से रहा है, छुपे कहां पे है। इतनी ज्यादा टनल्स बना लेते हैं ये लोग कि मतलब पता चला यहां से घुसे, ठीक है, यहां अमेरिकी सैनिक खड़े हैं, यहां से छिप गए, सामने से आके पीछे से आके अटैक कर दिया। तो अमेरिकी फोर्सेस फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। और जब अमेरिकी फोर्सेस फ्रस्ट्रेट होती हैं, क्योंकि ये लोग हर जगह पे टनल बना के नीचे जमीन के अंदर ही रहते हैं, वहां के जो नॉर्थ वियतनाम के लोग रहते हैं, तो अमेरिकी फोर्स जब फ्रस्ट्रेट होती है तो वो टनल्स भी खोज लेती है, टनल्स के अंदर जाती है, लेकिन वहां फंस जाती है तारों में, ठीक है, क्योंकि जाल बिछाया होता है इन लोगों ने टनल्स में भी। अब क्या होता है कि उनको वहीं टनल के अंदर मार दिया जाता है। तो जब अमेरिकी सैनिक मरने लगते हैं 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, तब वो लोग क्या करते हैं, बॉम्ब पटकना शुरू करते हैं। तब लिंडन बी जोन्स बोलते हैं कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम जीत के रहेंगे। तो अब ये लोग एयरफोर्स यूज करते हैं, और जितना विश्व युद्ध में इन लोगों ने बम पटका था, उस बम से उससे 3 गुना ज्यादा अमाउंट में बम पटकते हैं। जितना अभी नॉर्थ मतलब इराक और ईरान में जो आजकल युद्ध हो रहे हैं, जितनी बम्बार्डिंग वहां नहीं हो रही है, उससे 3 गुना ज्यादा बम्बार्डिंग जंगल में करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन से कि हम मार रहे हैं किनको, नॉर्थ वियतनाम की आर्मी को। लेकिन मार किसको रहे होते हैं ये, आम जनता को, क्योंकि आर्मी तो टनल्स में छुपी है। अब होता क्या है, कई बार तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ये बम्बार्डिंग करते हैं तो वहां पे घर क्या होते हैं, घर लकड़ी के होते हैं। तो सुबह बम्बार्डिंग करके गए लकड़ी के घरों में, गांव में, शाम तक वियतनाम वाले क्या करते हैं, उन घरों को दोबारा बना देते हैं, बांस ठोक ठाक के लगा के। तो जब एयरफोर्स दोबारा शाम को विजिट करने आती है कि हमारा नुकसान कितना हुआ, तो कंफ्यूज हो जाते थे वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, अरे यहां तो हमने बम पटका था, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब यहां नहीं कहीं और बम पटका होगा। तो यूएस फोर्सेस पूरी कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है।
अब जब कंफ्यूज आती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बम पटकती है, और उससे होता क्या है कि कम से कम 20 से 25 लाख मासूम लोगों की हत्या होती है। कम से कम अमेरिकी फोर्सेस द्वारा कम से कम ऐसा बोला जाता है कि 5-6 लाख बच्चे 5-6 साल के वो जिंदा जल जाते हैं उनकी बॉम्बिंग में, ठीक है। और ये जो पाप अमेरिका ने किया हुआ था, ऐसा सुनने में आया है कि आज तक अमेरिका उस पाप को धो रहा है, आज तक धो रहा है, ठीक है। आज तक मतलब अमेरिका को अगर वियतनाम वॉर की बात बोल दो ना किसी अमेरिकन से, तो बेचारा मतलब टेंशन में आ जाता है। तो अमेरिका की बहुत भयानक बेइज्जती होती है। अब होता क्या है, इतने लोग मरते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के 1973 तक 58,000 सैनिक अमेरिका के तो मरते ही मरते हैं, और साथ में अमेरिका क्या करता है, यहां के मासूम बच्चों को भी मारता है, ठीक है, बम्बार्डिंग करके, कंफ्यूजन में, ठीक है, कंफ्यूजन भी। और उन्होंने सोचा भाई 2-4 बच्चे मरे, वहां की आर्मी को भी नुकसान हो, तो वियतनाम के सैनिकों को मारने के चक्कर में वो क्या करता है, मासूम बच्चों को मार देता है। अब जैसे ही अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में ये बातें लीक होती हैं कि हम तो वियतनाम वॉर हार रहे हैं, भाई अमेरिका में क्या चल रहा था ये सब दुनिया को पता थोड़े ना था। जो यहां चल रहा है, जो यहां चल रहा है, ये दुनिया को थोड़ा ना पता था। लेकिन अमेरिका वाले तो सोच रहे थे हम युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकन को, अमेरिका के नागरिकों को भी पता चलता है 58,000 हमारे सैनिक मर गए, और इन लोगों ने 25 लाख आम जनता को मारा है, बच्चों को जलाया है बम्बार्डिंग करके, तो अमेरिका की जनता, कम से कम 1 करोड़ जनता सड़क पे आ जाती है, अमेरिका टूटने पे आ जाता है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अब हम सीधा विड्रॉ करेंगे, हमें नहीं लड़ना वियतनाम से। तो इसका मतलब है कि वियतनाम में अमेरिका की बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी, और अमेरिका पीठ छिपा के भागा था। और हमारे गोरिल्ला वारफेयर वाले भाइयों ने जो कमाल दिखाया वो तो अमेजिंग है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। पर इसमें क्या था कि नॉर्थ वियतनाम में ना बहुत हाई लेवल पे कंस्क्रिप्शंस हुए थे। दूसरी चीज, इनके जीतने का कारण, 1973 में अमेरिका भागा, 1975 में नॉर्थ और साउथ वियतनाम मिल गए एक दूसरे से, नॉर्थ वालों ने साउथ वालों पे कब्जा कर लिया, और फिर दोनों मिलके एक वियतनाम बने। अब शांति है वियतनाम में, एक अच्छा देश है, ठीक ठाक है जो भी है। अब कहानी केवल इतनी सी है, देखो बेटा, कि वहां पे कंस्क्रिप्शन जो है ना बहुत हुआ था। दूसरा, इनके जीतने का कारण क्या था कि गुरिल्ला वारफेयर करते थे। तीसरा, इनके जीतने का कारण क्या था, जैसे हम आजकल चाणक्य पे, चंद्रगुप्त मौर्य पे गर्व करते हैं, ठीक है, महापद्मानंद पे, ऐसे ही यहाँ पे जो पुराना जमाना था ना बेटा, अब एक वियतनाम हो चुका है इसीलिए मिटा रहा हूं, ठीक है। पुराना जमाना था, तो पुराने जमाने में यहाँ पे क्या था कि बड़ी बड़ी महिला योद्धाएं रही थी। जैसे हमारे यहाँ पे राम जी, कृष्ण जी की हम लोग कहानी गाते हैं ना, दुर्गा मैया की, तो वहां पे बड़ी बड़ी महिला योद्धा रही थी। तो महिलाओं ने इस युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो महिलाओं ने इस युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसीलिए अमेरिका को दुम दबा के भागना पड़ा, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। अब है ये वियतनाम। अब चलो इधर तक आ ही गए हैं, थोड़ा सा मैं साउथ चाइना सी निपटा देता हूं। आजकल आपको खूब सुनने मिलता होगा बेटा, देखो ये है मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, साउथ चाइना सी में बहुत तगड़े विवाद चल रहे हैं। ये है आपका फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। यहां पे है जापान, ठीक है, ओके बेटा। और यहां पे चीन, ये है चीन, ठीक है, ये क्या है, चीन। अब देखो बेटा क्या होता है, यहां पे सैकड़ों आइलैंड है, यहां पे सैकड़ों आइलैंड है, ठीक है, छोटे 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 छोटे, ठीक है, छोटे छोटे सैकड़ों आइलैंड है। अब इन आइलैंड पे ना, क्योंकि चाइना बोलता है ये साउथ चाइना सी है, तो ये सारे आइलैंड मेरे हैं। अब ऐसा क्यों कहता है चाइना, उसका कारण ये है बेटा कि यहां पे प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इनकी जो मात्रा है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर इन पे कब्जा कर लेगा कोई भी देश, चीन, तो 50, 60 साल, 100 साल तक उसकी तेल और प्राकृतिक गैस की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसीलिए हर देश इनके पीछे पड़ा हुआ है, हर देश इनके पीछे पड़ा हुआ है। किसी के, जैसे चीन है तो कुछ आइलैंड उसने कब्जा कर रखे हैं, कुछ फिलीपींस ने कर रखे हैं, कुछ यहाँ पे जापान ने कर रखे हैं, कुछ मलेशिया ने कर रखे हैं, कुछ वियतनाम ने कर रखे हैं। तो आए दिन झगड़ा चलता रहता है। तो चीन के युद्धपूत है ना जो यहाँ पे गुजरते रहते हैं ना, तो कभी जापान के आइलैंड के बगल से गुजर जाते हैं, द्वीपों से। तो हर एक देश ने अपने अपने द्वीप पे कब्जा कर रखा है। अब लड़ाई इस बात की है, जापान कहता है हमारे 70-80 द्वीप हैं, फिलीपींस कहता है हमारे 30-40 द्वीप हैं, ठीक है, क्योंकि हर द्वीप पे क्या है ना, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का खनिज है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट है। मलेशिया कहता है कि हमारे भी बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। चीन क्या कहता है कि ये पूरा एरिया हमारा है। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई किस बात की है, इस बात की है। इस चक्कर में अमेरिका क्या करता है
कभी कभी जब चाइना का युद्धपोत इधर पे आता है, घूम जाता है, ठीक है, तो मतलब नहीं डरा रहे हैं, हमें ऐसा सुनने में आया कि चीन जो है साउथ चाइना सी में डर बना रहा है, तो अमेरिका भी क्या करता है, कभी कभी ऐसे घूमने आ जाता है अपना मिलने के लिए, हेलो हाई करने के लिए, तो चीन वाले बोलते हैं ये अमेरिका हमारे रीजन में क्या कर रहा है, तो अमेरिका कहता है तुम्हारे यहाँ कहाँ भैया, हम तो फिलीपींस के यहाँ आए हैं, हम तो मलेशिया के पास आए हैं, इन्हें प्रॉब्लम हो तो हमें बता दें, और उनकी हिम्मत नहीं है। तो चाइना की युद्धपोतों की बिल्कुल बगल बगल से अमेरिका की युद्धपोत गुजर जाते हैं। तो यहां पे हमेशा लड़ाई की, वॉर की, युद्ध की संभावना बनी रहती है। अब देखो भाई, चीन क्या बोलता है कि ये सारे आइलैंड हमारे हैं, लेकिन ऐसे में एक और देश है जो बीच बीच में अपनी आवाज उठाता है और बहुत ज्यादा हिम्मत से उठाता है, वो है वियतनाम। वियतनाम कहता है कौन सा चीन, कौन सा मलेशिया, कौन सा जापान, ये सब हमारा है, सारा आइलैंड जो है हमारा है, तुम लोग कोई नहीं हो। और क्यों नहीं बोलेगा भाई, अमेरिका को हराया है। अमेरिका ढंग से अगर इज्जत से देखा जाए तो एक ही युद्ध हारा है, वैसे तो अफगान वॉर भी अमेरिका हारा है, लेकिन इज्जत से अगर कोई वॉर हारा है तो वियतनाम से हारा है। जब अमेरिका वालों को इन्होंने भगा दिया तो तुम कौन सी तोप हो बे। तो चाइना क्या करता है ना, चाइना क्या करता है, कभी कभी जहाज जो है ना, वो जब आइलैंड से गुजार रहा होता है ना जापान के, तो जापान बोलता है देखो भाई चाइना ऐसा है, जापान तुरंत फोन लगा देता है। जापानी क्या करते हैं, जब जापान के आइलैंड से चीन का युद्धपोत गुजरता है तो जापानीज फोन लगाते हैं भैया दूर रहो, हमारा एरिया है, ठीक है, और थोड़ा सा क्या है न्यूज में दे देगा ये चाइना वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं। फिलीपींस शांति से निपट लेता है, मलेशिया शांति से निपट। वियतनाम के खास केस उल्टा है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चाइना वाले भूल जाते हैं तो वियतनाम के आइलैंड के पास आ जाते हैं। उस टाइम पे वियतनाम कुछ नहीं करता है, अपनी इंडिजिनियस मिसाइल को ना ऐसे से ऐसे, जैसे तिरंगा मूवी नहीं उठती, ऐसे उठा देता है और कहता है 5 मिनट बेटा, 5 मिनट बाद हम सीधा छोड़ देंगे तुम्हारे युद्धपोत पे। तो चाइना क्या सोचता है, कहता है फिर अरे भैया गलती हो गई, अरे हम जा तो रहे थे रामू के घर, पहुंच गए श्यामू के घर, छोड़ो छोड़ो, तो चाइना का युद्धपोत तुरंत वापस हो जाता है। अब इस चीज का फायदा किसने उठाया, मोदी जी ने। जब मोदी जी आए तो 2016 में मोदी जी ने वियतनाम को बोला अरे काहे परेशान हो रहे हो देसी मिसाइलों से, हमारे पास आकाश मिसाइल है ना, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो आकाश मिसाइल की टॉक्स चलने लगी। अब फिर क्या हुआ, मोदी साहब ने धीमे से 2018 में, 2018 की बात बता रहा हूं मैं, वियतनाम को बोला अरे कब तक आकाश मिसाइल पे बात करोगे, अरे ये सब छोड़ो खिलौने, हमारे पास ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस है पूरे विश्व की अंडर 5, ठीक है, अंडर 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पूरे विश्व में अंडर 5 में आती है ब्रह्मोस, अंडर 5 मिसाइलों में, ठीक है। तो वियतनाम जो है ना, वियतनाम से ब्रह्मोस की सीक्रेट टॉक चल रही है, और हो सकता है सीक्रेटली वियतनाम के पास ब्रह्मोस हो भी, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मोदी जी है थोड़े गुजराती हैं, दिमाग लगाते हैं, उन्होंने कहा भैया चाइना जो है ना, इसको सुधारने के लिए हमारे पास एक अपना भाई बैठा हुआ है, शिवाजी के वंशज है ये। तो ब्रह्मोस अगर वियतनाम को मिल जाती है, ठीक है, तो चाइना को यहां पे टक्कर देने के लिए ना आराम से, मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ऐसा चलता रहता है झगड़ा इनके बीच में, ठीक है। अब मोदी चाहते हैं कि इन सबको ना आर्म्स एंड एम्यूनिशन में ना थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, ठीक है, खासतौर से वियतनाम को, लाओस को, कंबोडिया भी कहता है हमारे 4-5 आइलैंड हमें दे दो, फ्री में बट रहे हो तो मोदी जी कहते हैं अरे फ्री में नहीं बटेंगे। म्यांमार भी कहता है, तो म्यांमार को बोलते हैं अरे तुम, अब म्यांमार के साथ क्या है, म्यांमार को हम पनडुब्बियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा ना दे रहे हैं कि म्यांमार यहाँ पे पनडुब्बियां लेके घूमेगा, अरे भैया साउथ चाइना सी में जाएगा, 2-4 आइलैंड वो भी कब्जा करेगा। तो खैरात में जब चीजें बट रही हैं तो सारे लोग बटोरो। तो मोदी जी इन लोगों को हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे ऐसा हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा सब झगड़ा है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। एक बच्चे ने ये पूछा था मेरे को मैसेज डाल के कि सर ये जो लद्दाख में डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट का मतलब होता है बेटा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो आप इसको। लद्दाख में क्या है, चीन और भारत जो है ना, चीन और भारत, उसके बीच में फेस ऑफ चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है, फेस ऑफ। या तो आप फेस ऑफ बोल दो या इसको स्टैंड ऑफ बोल दो, ठीक है। फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ का मतलब होता है, फेस का मतलब चेहरा, या स्टैंड का मतलब सामने खड़ा होना, और ऑफ का मतलब होता है सामने, बिफोर का मतलब सामने। तो जब चीन की सेना बढ़िया टेंट गाड़ के 2500 जवान बैठे हुए हैं लद्दाख में, इधर भारत की सेना बढ़िया 2500 जवान चाय पी रहे, खा रहे, पी रहे, ऐस कर रहे, आराम से टेंट लगा के बैठे हुए हैं, और एक दूसरे की सामने शकल देख रहे हैं, जिसने पहले गोली चलाई हम चला देंगे। तो युद्ध की संभावना बनी हुई है इन दोनों में। इसे बोलते हैं फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ, और इसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद होना, ठीक है। अब देखो,
आपको कभी सेंटेंस ऐसे मिल सकता है लिखा हुआ, द रीसेंट फेस ऑफ, ठीक है, इज एस्केलेटिंग टेंशंस इन द रीजन। तो अब क्या है कि जो साउथ एशिया का पार्ट है, जिसमें चीन है, इंडिया है, म्यांमार है, अपना ये सब देश है, श्रीलंका है, यहां पे टेंशन बढ़ रही है। किसके बीच में? भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, क्योंकि उनका जो फेस ऑफ है, रिसेंट मतलब हाल ही में, फेस ऑफ इज एस्केलेटिंग टेंशंस। तो ये जो फेस ऑफ है ये टेंशन को बढ़ा रहा है, इस क्षेत्र की युद्ध होने की संभावना है। तो एक वर्ड होता है बेटा एस्केलेट, और एक वर्ड होता है एस्केलेट के आगे अगर आप डी लगा दो। एस्केलेट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे टेंशंस बढ़े, और डी एस्केलेट का मतलब टेंशंस कम हो। तो अगर मान लो कोई भी टेंशन बढ़ती है आगे, यहां 2500 के बाद फिर यहां पे 10,000 आ जाते हैं, फिर 50,000 आ जाते हैं, फिर 1 लाख, तो इसका मतलब टेंशंस जो है वो एस्केलेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और अगर मान लो शांति वार्ता हो जाए, पीस टॉक्स हो जाए, राजी हो जाए, तो पहले 500 कम करें, फिर 1000 कम करें, फिर 200 कम करें, ऐसे ऐसे अगर सेना को धीमे धीमे हटाते जाएंगे तो उसे बोलते हैं डी एस्केलेट। डी एस्केलेट, डाउन करना, एस्केलेशन को, टेंशन को कम करना। तो एस्केलेटिंग टेंशन का मतलब टेंशन बढ़ाना, युद्ध की संभावना ज्यादा होना। डी एस्केलेटिंग टेंशन का मतलब टेंशन का कम होना, ठीक है। तो फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ के साथ आपको एस्केलेट, डी एस्केलेट और कॉन्फ्लिक्ट वर्ड समझ आ गए। अब एक बच्चे ने मेरे को बोला हुआ है कि सर एप्रीहेंशन माने क्या होता है। एक बच्चे ने मुझे बोला हुआ है एप्रीहेंशन माने क्या होता है। बेटा एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, वो डर जो आपके मन में आपको, ठीक है, सता रहा हो। जैसे कोरोना का डर जो है ना, तो इसे बोलेंगे कि हमें कोरोना का एप्रीहेंशन है, एक लंबे दौर तक चलने वाला भय। तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है कोरोना से चलने वाला डर, ठीक है। एप्रीहेंशन कोरोना का डर है ना हमें। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट होता है डर फिर नहीं होता है, होता है ना डर। तो एप्रीहेंशन बोलेंगे कोरोना के डर को। जैसे मान लो आपके मार्क्स कम आए, आपने पेपर दिया, आप फेल होने वाले हो, अब आपका रिजल्ट 15 दिन बाद निकलेगा, लेकिन आप 15 दिन तक टेंशन में रहोगे, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा पापा देखेंगे। तो ये नहीं पता कि किस एंगल से, किस डाइवर्जन से और किस हाइपरबोलिक फोर्स के साथ वो हम पे वार करेंगे। 2 लठ मारेंगे, 4 लठ मारेंगे, हो सकता है कि 2 थप्पड़ मार के छोड़ दें, लेकिन भाई मार तो पड़ेगी। तो बचपन में जब खराब रिजल्ट आने का जो डर सताता था आपको कई दिनों तक, उसे एप्रीहेंशन बोलते हैं। एप्रीहेंशन वर्ड का मतलब होता है एक मन में भय समा जाना किसी चीज का, ठीक है भाई। ओके, तो ये एप्रीहेंशन वर्ड हो गया। किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, ठीक है, एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि सर ईयरली और एनुअली में क्या डिफरेंस है। बेटा ईयरली जो है ना, उसको हम स्ट्रिक्टली 1 जनवरी से 31 दिसंबर में होने वाले काम के लिए लेते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो वो है ना साल, उसमें अगर कोई काम एक बार हो रहा है तो हम वो ईयरली लेंगे। वो क्या लेंगे हम? ईयरली। लेकिन एनुअली में साल की काउंटिंग आप कभी से कर सकते हो। जैसे आज 28 मई है, तो आज के 28 मई से 2020 से 27 मई 2021, ये भी तो 1 साल होगा ना। तो आज से अगर आप 1 साल काउंट करो, या फिर आप फरवरी से 1 साल काउंट करो, आप अपने जन्मदिन से 1 साल काउंट करो, आप दिवाली से 1 साल काउंट करो, तो एनुअली में बेटा 365 दिन जो है ना, इनका साइकिल इंपॉर्टेंट होता है। 365 दिन में कोई काम एक बार होगा तो उसे आप एनुअली बोलोगे। एनुअल फंक्शन होता है आपके यहाँ पे, वो ऐसा, ठीक है। अब ईयरली जो देखो, ईयरली का मतलब होता है कोई भी काम 1 जनवरी से 31 दिसंबर के हिसाब से होना। तो कैलेंडर के हिसाब से कोई भी चीज होगी ईयरली होगी, 365 दिन के हिसाब से होगी तो एनुअली, ठीक है। ये चीज वैसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे का एक्स्ट्रा पढ़ना। सबसे बड़ा कारण, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो टॉपिक्स को जानना चाहते हैं जो अभी एग्जाम में नहीं आने, ठीक है। वैसे आप चिंता मत करो, 12 महीने में हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो आपके करियर की शुरुआत हो जाएगी। आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, आपका सब्जेक्ट्स में रुचि आ जाएगी, आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, आगे बहुत ज्यादा सीखने वाले हो। नौकरी लगने के बाद तो आपका करियर शुरू होगा,
शुरू होगा, बंद नहीं, शुरू होगा। एक आपको फ्लाइट मिलेगी, फ्लाइट मतलब उड़ान, ठीक है, ये नहीं कि एरोप्लेन भेज देंगे सर, ठीक है, ओके। अब उसके बाद एक और बात डाउट था उसी सेम बच्चे का, सर कॉमन और म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कॉमन और म्यूचुअल में क्या डिफरेंस होता है? मैं बता देता हूं बच्चा। कॉमन का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो, जैसे आप 4 दोस्त मिलके पढ़ रहे हो, आप 4 दोस्त मिलके पढ़ रहे हो, तो मैं आपका कॉमन टीचर हूं, मैं आपका कॉमन टीचर हूं, ठीक है। मोहल्ले में बल्लू भैया हैं, उनके 4-5 दोस्त हैं, तो 4-5 लोगों के बल्लू भैया कॉमन फ्रेंड हैं। कॉमन फ्रेंड में, कॉमन में क्या होता है? एक आदमी का कई लोगों से एक साथ रिलेशन होना, कॉमन फ्रेंड्स। हमारा कॉमन फेस्टिवल क्या है? दिवाली। आपके मोहल्ले में या फिर किसी गांव में एक हैंड पंप लगा हो, उस हैंड पंप से 10 घर पानी भरते हो, तो वो कॉमन हैंड पाइप है। वो क्या है बेटा? कॉमन हैंड पाइप। लेकिन अगर म्यूचुअल की बात करो तो म्यूचुअल केवल 2 पक्षों में होता है। जैसे दीदी और जीजा जी की बात करो, तो दीदी जीजा जी की अगर हम बात करेंगे तो 2 पक्ष हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन म्यूचुअल होता है। कैसे? ऐसा तो नहीं होता एक तरफ 3 वाइफ, एक तरफ 1 हस्बैंड। ऐसा तो नहीं होता एक तरफ 1 वाइफ 4 हस्बैंड। वाइफ हस्बैंड 1-1 होते हैं। और इस इंस्टीट्यूशन को, इस प्रथा को, इंस्टीट्यूशन माने प्रथा, हम बोलते हैं मैरिज, शादी। शादी एक प्रथा है बेसिकली, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब होता है वेडिंग, ठीक है। शादी एक प्रथा है, तो 2 लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध होते हैं, एक साथ उन्हें 7 जन्म तक रहना है, उसे हम म्यूचुअल बोलते हैं। 2 लोगों की बात होगी, म्यूचुअल बेटा। जब एक लोग कई जगह पे होगा विद्यमान, तो कॉमन। हैंड पाइप से याद रख लो, एक हैंड पाइप को 10 लोग यूज कर रहे हो, वो कॉमन हैंड पाइप है। लेकिन दीदी जीजाजी, ना जीजाजी दीदी से अलग हो सकते, ना दीदी जीजाजी से। और अगर इसमें जानना हो तो आप ऐसे जान सकते हो कि जैसे मान लो कि एक देश ये है और एक देश ये है, ये इसको अनाज देता है, ये इसको चांदी, तो ये म्यूचुअल संबंध है। ये अनाज देता है, ये इसको चांदी देता है, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये इनको अनाज देते हैं, ये इनको आभूषण, तो ये म्यूचुअल रिलेशन बिजनेस में होता है। अब कई सारे लोगों को ये डाउट होगा, सर म्यूचुअल फ्रेंड तो होता है फेसबुक में। अब फेसबुक में जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना बेटा, मैं आपको बता देता हूं वो गलत है। वहां पे म्यूचुअल फ्रेंड वर्ड जो है ना वो गलत है, उसे कॉमन फ्रेंड होना चाहिए। अगर फेसबुक ब्रिटेन में होती तो इंग्लिश 2 तरीके की है, एक ब्रिटेन माने ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ग्रामर की होती है, इसमें ग्रामर बहुत होती है, एग्जाम में हमारी यही आती है। एक अंग्रेजी जो अमेरिका में है बेटा, अमेरिका में जो अंग्रेजी है उसे बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश आसान इंग्लिश होती है। यहां पे जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता, सिंपल पास्ट टेंस से काम चल जाता है। यहां टेंस 10 होते हैं लेकिन इसमें 12 होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में नियम कानून ज्यादा है, अमेरिकन इंग्लिश में नियम कानून उतने ज्यादा है नहीं। तो मतलब अंग्रेजी तो एक ही है, ये थोड़ी कठिन अंग्रेजी है, ये थोड़ी सरल अंग्रेजी है बेटा। अंग्रेजी एक ही है, ठीक है, यहां भी गो माने जाना, यहां भी गो माने जाना। तो होता क्या है बेटा, ये थोड़ी सी सरल है, ये थोड़ी सी कठिन है। एग्जाम में हमें कौन सी आनी है? ब्रिटिश अंग्रेजी, ब्रिटिश इंग्लिश। अब फेसबुक कहां का है बेटा? ये सिलिकॉन वैली में है। सिलिकॉन वैली कहां पे है? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहां पे? अमेरिका में है। तो फेसबुक अमेरिका में है, अमेरिका से फेसबुक बना है, तो अमेरिकन इंग्लिश यूज करेगा। और अमेरिकन इंग्लिश क्योंकि आसान है, तो कॉमन और म्यूचुअल जो है ना बेटा, ये दोनों अमेरिकन हिसाब से इंटरचेंजेबल होते हैं। कॉमन मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब कॉमन। अगर आप परीक्षा की बात करोगे तो दोनों वर्ड अलग हैं। अगर आप बोलोगे स्पोकन में या अमेरिकन लैंग्वेज में, तो दोनों को आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो ब्रिटिश इंग्लिश में आएगा, तो आपको फर्क जानना जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले पूछा भी गया है एसएससी में, और हर एक एग्जाम में लगभग उन्होंने एक एरर डाला है म्यूचुअल और कॉमन में। ठीक है भैया, ये भी हो गया। एक आध और वर्ड है, हाँ, एक बच्चे ने पूछा हुआ है डेडलॉक। एक बच्चे ने डेडलॉक पूछा हुआ है। ये डेडलॉक का मतलब क्या होता है बेटा? लॉक का मतलब होता है एक तो ताला, ठीक है, एक इसका मतलब होता है दरवाजा। बता रहा हूं मैं, दरवाजा, ठीक है, सीरियसली, या रास्ता। और डेड का मतलब होता है, डेड का मतलब क्या होता है? एक तो मरना और एक बंद होना किसी चीज का। अब आप देखो, बंद होना किसका? रास्ते का। जब रास्ता ही ना हो, समस्या का समाधान ना निकले। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक दीदी है और एक जीजा जी है, ठीक है।
जब शादी हुई थी 7 जन्मों की कस्में खाई थी, लेकिन अब विवाद शुरू होना शुरू हो गए हैं। 2 साल बाद दीदी अपने मायके चली गई, जीजाजी अपने घर में आराम से रह रहे हैं। अब समस्या है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। पहली चीज समाधान बताता हूं, या तो दोनों साथ में रहना शुरू कर दें, समझ जाएं भाई जिंदगी है, जीनी पड़ेगी। दूसरा, दीदी और जीजाजी का डाइवोर्स हो जाए। तीसरा, अब आप भी अपने हिसाब से कुछ सॉल्यूशन सोच लो, मैं ही बताऊं। समाधान तो होंगे ना, कई सारे समाधान होंगे, लेकिन समाधान हो नहीं पा रहा है क्योंकि ना दीदी समझने के लिए तैयार है, ना जीजाजी समझने के लिए तैयार है। तो जब टॉक्स का मतलब होता है बातचीत, बोलते हैं ना हर हल बातचीत से निकाला जा सकता है। जब टॉक्स जो है ना बेटा, जब ये डेड एंड पे आ जाए, जब ये डेड एंड पे आ जाए, टॉक्स जब डेड एंड पे आ जाएं, बातचीत से कोई समाधान ही ना निकले, तो उस सिचुएशन को बेटा डेडलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेडलॉक। डेडलॉक एक तो बातचीत से कोई किसी समस्या का समाधान नहीं निकलना, बातचीत से हल नहीं होना, ठीक है, उसे डेडलॉक बोलते हैं। एक्शन में भी होता है, कभी कभी कोई काम अटक जाए आपका, जो हो ही ना, सालों से अटका पड़ा हो, उसे डेडलॉक बोलते हैं। कोई फैक्ट्री है, बन रही थी, बीच में रुक गई, 7 साल से नहीं बन रही, डेडलॉक स्टेट में है। डेडलॉक स्टेट का मतलब अफगानिस्तान में वॉर चल रहा है, अमेरिका का पीस टॉक्स चल रही हैं, अमेरिका कुछ ना उखाड़ पाया वहां पे अफगानिस्तान में भी, ठीक है। हालांकि इतना बुरी धुलाई नहीं हुई जितनी वियतनाम में हुई थी, लेकिन फिर भी तालिबानियों से, बेचारों से, बेचारे अमेरिकन जो है ना, तो उनकी थोड़ी इज्जत तो धुली हुई है। तो वहां पे भी क्या है, जीत नहीं पाया अमेरिका और हारा भी नहीं, तो वहां पे सॉल्यूशन नहीं निकला। वहां पे ये नहीं पता अब तालिबान जीता कि अमेरिका जीता, कोई नहीं जीता वहां पे। तो क्या होगा? वो डेडलॉक। एक समस्या खड़ी हो जिसका समाधान ही ना निकले, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। तो आई थिंक आपके सारे वर्ड्स जो है ना मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जिस बच्चे ने पूछे हुए थे। अब एट लास्ट में आपको बता देता हूं, एक बच्चा है जिसने मुझसे ना क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ, ठीक है। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि सर, ये जो लद्दाख का प्रॉब्लम चल रहा है, ये कब तक चलेगा? क्या युद्ध होगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स आपको बीच में सिखाता चला जाऊंगा। वोकैबुलरी का लेक्चर है ऑब्वियसली, लेकिन बीच में ये सारी चीजें आ गई हैं तो मैं आपको बता देता हूं पढ़ना कैसे होता है। एग्जाम में आपको एक ही चीज सिलेक्ट कराती है, वो इंटरेस्ट, रुचि सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, एक आपका हो गया ताइवान, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक आपका बैंकॉक, सॉरी हांगकांग। आज आए दिन न्यूज में सुनते रहते होगे, WHO से रिलेशन ताइवान का जो विवाद क्या चल रहा है, उसका लद्दाख का जो डिस्प्यूट है आर्मी का, उसके बाद तिब्बत का इशू बीच में उठा हुआ है, चीन की पूरी समस्याएं, और साथ में जीजिंग प्रांत है, वहां का क्या इशू है, अक्साई चीन का। ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे कि युद्ध चाइना कर सकता है कि नहीं। लेकिन मैं अल्टीमेटली आपको ये बोलूंगा, चाइना की हैसियत नहीं है, चाइना की हैसियत नहीं है। आप कितना भी न्यूज में देख लो, न्यूज वाले तो क्या है भाई, उनका भी अपना बिजनेस है ना। अब कल को ये बोले सब कुशल मंगल है, कौन देखेगा? आप आराम से सोओगे ना घर पे बैठ के, टेंशन में रहोगे तब न्यूज देखो, अरे युद्ध होने वाला है, फिर एडवर्टीजमेंट में पैसे मिलेंगे। हर चीज का एक बिजनेस है, ठीक है। हर कोई आदमी बिजनेस करता है थोड़ा सा, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। तो ये है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये संभावनाएं 99% तो है कि नहीं होगा, 99%। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, और इससे आपके बहुत सारे डाउट आपकी जिंदगी में जो उस आते रहे होंगे, वो सारे डाउट एक साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।